नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पौड़ी और नैनीताल जिले में घर घर जाकर बुजुर्ग और दिव्यांगों से डलवाए गए वोट। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। बर्फबारी प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए 72 घंटे पहले रवाना की जाएंगी टीमें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरिद्वार और किच्छा में की सभाएं। 6 और 7 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आठ मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा तिलों का तेल। यात्रा की तैयारियां शुरू। और बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने बनाया मुद्दा। टिहरी सीट पर प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। और अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले में बर्फबारी के बाद मौसम खुलते ही आज से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने फॉर्म 12 का भरा था, उन्हें निर्वाचन विभाग की टीम डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करा रही है। जिले के रामनगर में भी ये प्रक्रिया गतिमान है, जहां कई बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों ने इसका लाभ उठाया। पूरी सुविधा मिली हुई है, जो कुछ आप लोग देख सकते हैं। अच्छी सुविधा है बुढ़े लोगों को लिए स्पेशली। आप लोग आ रहे, धन्यवाद आप लोगों का। बुजुर्ग मतदाता कविंद्र जोशी का कहना है कि उनकी उम्र 90 साल हो गई है। पहले वोट डालने के लिए बूथों पर जाना पड़ता था, अब अच्छी सुविधा हो गई है, घर पर ही वोट डाले जा रहे हैं। हम लोग वोट देने के लिए बूथों में जाया करते थे। जो साथ कोरोना का आयोग 80 साल से ऊपर वाले वो घर घर में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों को सुविधा हुई। वहीं पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भी बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का घर घर जाकर मतदान कराया। उप निर्वाचन अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में 2415 है, लेकिन 170 लोगों ने घर पर मतदान की इच्छा जताई थी। 762 दिव्यांगों में से 49 लोगों ने घर से पोलिंग बूथ जाने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने बताया कि 15 टीमों ने उनके घरों में जाकर बैलेट पेपर से मतदान कराया। और 80+ के जो हमारे मतदाता हैं उनके घर जा करके वो करें। फिर हमारे प्रत्याशियों के द्वारा कल लेटर उनको भेज दिया गया, रूट चार्ट से बता दिया गया कि कहाँ आज मतलब मतदान होना है, उनको अवगत कर दिया। 85 वर्षीय मतदाता बुद्धि सिंह बिष्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ये बहुत अच्छी पहल है। पहले वे बड़ी मुश्किल से मतदान देने बूथ पर जाते थे। 84 वर्षीय मतदाता कुलानंद केसटवाल ने भी निर्वाचन आयोग की मुहिम की सराहना की। मतलब है एक तरीके से बुजुर्ग और जो अपाहिज लोग हैं, जिनको एक सुविधा है और वोट, ताकि अपनी वोट दे सकें। और अच्छी योजना है चुनाव आयोग की। मतदान तो गुप्त ही हुआ कि मतलब ये पार्टी को भी पता नहीं है मैंने किसको दिया। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 11,600 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में 632 उम्मीदवारों में से 105 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनकी जानकारियां निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में बर्फबारी हुई है, उन इलाकों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। पोलिंग पार्टियों को जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक पोलिंग पार्टियां मतदान से 24 घंटे पहले रवाना की जाती थी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से 72 घंटे पहले उन्हें पोलिंग बूथों तक पहुंचाने की अनुमति ली है। बर्फबारी वाले पोलिंग बूथों के लिए 3 दिन पहले तक पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी।
11,000 से ज़्यादा जो बूथ्स हैं उसमें 7,000 से ज़्यादा जो बूथ्स है वो बाई फुट है, मतलब मोटरेबल रोड से उसके बाद बाई फुट जानी है। तो इस बार हम सभी उन बूथ जहां पे 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल जाना है वहां पे जो हमारा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट है उसको ले जाने के लिए हम बैग्स भी उनको दे रहे हैं ताकि उसको बैग में डाल पाए, वो बैग पे डाल पाए और उनका हैंड्स फ्री रहे ताकि सुविधा से वो चल सके। और जो स्नोफॉल सब हो रही है, अभी हमारा जो टीम्स है जो पोस्टल बैलेट को कास्ट करवा रहे हैं 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और कोविड प्लस का, तो उनका टीम्स ये मूवमेंट में है। तो कहीं पे भी स्नो फॉल्स है तो हमारा जो JCBs और बाकी चीज को लगा के उसको रोड क्लियरेंस कराना ताकि, और ट्रेकिंग रूट्स को भी साफ कराना ताकि हमारा टीम्स हर जगह पे पहुंच जाए, इसका कोशिश हम कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी दलों के स्टार प्रचारक प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि किसान देश का आधार है, अगर आधार कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया है। 1 साल तक किसानों को सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी किसानों से बात करने का प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को गोल्डन पीरियड बताया। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार, जनता और किसानों के बीच पारदर्शिता थी, संवाद था। सरकार के दरवाजे किसानों के लिए खुले रहते थे। हम किसान बिलों के खिलाफ क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये अन्याय था। ये हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ अन्याय था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई। आज आपके एक नेता ने कहा, मनमोहन सिंह का जो समय था उन्होंने उसको गोल्डन पीरियड कहा। वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय किसानों के बीच और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करने पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों की मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों को उत्तराखंड की जनता तवज्जो नहीं देती है। कभी आज तक इन लोगों ने एक भी हेल्प करने की कोशिश की। आज किसान को उसके खाते में मोदी सरकार पैसे भेज रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो किसान की बात क्या करेंगे? तो राहुल गांधी का जो भी बयान है वो उनका एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ बयान है जिस पे उत्तराखंड जरा भी तवज्जो नहीं लेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनसभाओं को वर्चुअली और 1 जनसभा के लिए 7 से 11 फरवरी के बीच उत्तराखंड में आकर 1 जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाजपा के दृष्टि पत्र को जारी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे भी प्रस्तावित हैं। 6 और 7 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार जेपी नड्डा बीजेपी के गंगोत्री प्रत्याशी सुरेश चौहान के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे देहरादून की सहसपुर विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। डोईवाला में भी प्रचार करेंगे। इसके बाद बागेश्वर के लिए वे रवाना होंगे, जहां पर चंदन रामदास के पक्ष में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से पिथौरागढ़ में जाकर पार्टी प्रत्याशी चंद्रा पंत के पक्ष में जनसभा करेंगे। पिथौरागढ़ के बाद देहरादून लौट आएंगे, जहां कैंट विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सविता कपूर के पक्ष में वे प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास 6 और 7 फरवरी को निर्धारित हुआ है और इसके बाद 7 फरवरी को केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र को विमोचित किया जाएगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 5 वर्चुअल जनसभाओं, जिनमें से एक फिजिकल भी हो सकती है, का कार्यक्रम भी 7 से 11 तक का प्रस्तावित हुआ है।
विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जबकि भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए 22 अप्रैल को नरेंद्रनगर के राजमहल में सुहागिन महिलाएं तिलों का तेल पिरोएंगी। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार में राज पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल द्वारा राज परिवार के पूर्व महाराजा मनोजेंद्र शाह की जन्म कुंडली के आधार पर नक्षत्रों की गणना करके बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त निकाला गया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं समय रहते कर ली जाएंगी। पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और महाराजा जो टिहरी नरेश हैं उनकी जन्म पत्रिका और पंचांग गणना के आधार पर राजपुरोहितों ने 8 मई का तिथि निर्धारित की है और जो इसके साथ ही जो भगवान बद्री विशाल के पूजा में जो उपयोग में जो तेल उपयोग में आता है उसके लिए जो गाड़ू घड़ा है वो आज राजमहल को डिमरी पंचायत द्वारा सौंप दिया गया है और उसकी तिथि भी निर्धारित कर दी गई है तेल पिरोने की और वो 22 अप्रैल को तेल पिरोने की रस्म अदायगी होगी। 2022 विधानसभा चुनाव में महज 9 दिन शेष रह गए हैं। राजनीतिक दल लगातार जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में दलों का अपना अपना एजेंडा होता है, लेकिन बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के ग्रामीणों को आज भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है और इस बार के चुनाव में उनका मुद्दा भी यही है। इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही संचार सेवा नहीं होना एक बड़ी समस्या है। कपकोट विधानसभा के गैराड़ गांव में 500 वोटर हैं। इस गांव के लोग आज भी पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद कोई लौटकर नहीं आता है। गांव को जोड़ने वाली गैराड़ रोड का भेरू चौपटा से मिलान होता था, लेकिन नहीं हो सका। स्कूल सिर्फ हाई स्कूल तक ही है। परेशानी तो है ही। फिर यहाँ की रोड जो है आधे रास्ते में रुक गई है, वो आगे नहीं जा पा रही है। तो आधी रोड कच्ची है, आधी पक्की है, तो उसका सही होना चाहिए, मतलब पक्की होनी चाहिए वो भी। आगे स्कूल भी जरूरी है। हाई स्कूल तो बना है यहाँ, लेकिन हमको इंटर भी चाहिए यहाँ बच्चों के लिए। अब लड़कियां बड़ी हो रही है तो इधर उधर भेजने में भी दिक्कत होती है हमको। जंगल का रास्ता है और गाड़ी लगानी पड़ती है, उतना वो पैसा भी नहीं रहता है गरीब लोगों के पास। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जनपद समेत पूरे प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता है और एक ऐसी प्रतिनिधि और सरकार की जरूरत है जो उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा सके। कोई बीमार हो जाता है और कोई महिला की तबीयत खराब हो जाती है, कोई गर्भवती महिला होती है, एम्बुलेंस हमारे गांव तक नहीं आ सकती है, आधे रास्ते तक आती है। आधे रास्ते तक ले जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है और गांव में उतने लोग नहीं रहते हैं। आशा बड़ी मुश्किल से ले जाती है और एनएम सेंटर तो है हमारे गाँव में, पर डॉक्टर नहीं है जहाँ। उधर हमको डॉक्टर की जरूरत है। उधर बूढ़े लोगों को भी बागेश्वर ले जाना पड़ता है और गाड़ियां नहीं मिलती हैं। विकास की दौड़ में पिछड़ा कपकोट विधानसभा का गैराड़ गांव एक छोटा उदाहरण है। इस विधानसभा के पिंडर घाटी, लाहौर, रामगंगा घाटी में बसे दर्जनों गांवों में आज तक भी संचार की सुविधा नहीं है। शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी इंतजार है। टिहरी गढ़वाल जिले की प्रमुख और जिला मुख्यालय की विधानसभा सीट टिहरी में इस बार भाजपा, कांग्रेस और उत्तराखंड जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। भाजपा से किशोर उपाध्याय, कांग्रेस से धन सिंह नेगी और जनता पार्टी से दिनेश धनय ताल ठोक रहे हैं। 1952 में अस्तित्व में आई टिहरी विधानसभा सीट से टिहरी राज परिवार के बालेंदु शाह पहले विधायक बने थे। राज्य गठन के बाद टिहरी विधानसभा से 2002 और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर किशोर उपाध्याय दूसरी बार विधायक बने। सभी नागरिक सबको पता है कि दिनेश धनय 12 से 17 के बीच में जो एजुकेशन हब के रूप में हमने विकसित करने का प्रयास किया, जिसमें आपका नर्सिंग कॉलेज है, होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, पॉलिटेक्निक ITI है और कई हाई स्कूल और इंटर कॉलेज और जूनियर हाई स्कूल है, जिनका कि हमने निर्माण करवाया और नए खुलवाए हैं। मेरा सभी से अपील है कि उत्तराखंड में अगर उत्तराखंडियत बचानी है तो उत्तराखंड का जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोकना होगा और इस पलायन के लिए जो सुविधाओं के लिए जो नीचे जा रहे हैं वही पलायन है और वो सुविधाएं हमको
वापस पहाड़ों में लानी होगी, जिससे पलायन रुक सके। 2012 के चुनाव में निर्दलीय दिनेश धनय ने टिहरी में मजबूत पकड़ रखने वाले किशोर उपाध्याय को हराया और विधायक बने। धनय सरकार में मंत्री भी रहे। मैं बहुत आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, और साथ में मैं सबसे कनिष्ठ सदस्य होते हुए भी टिहरी के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उसने जिस तरह से मुझे समर्थन और आशीर्वाद दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है कैसे मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के धन सिंह नेगी विधायक बने, लेकिन इस बार दल बदल के कारण समीकरण बदले हुए हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में टिहरी विधानसभा से प्रत्याशी, और मैं गांव-गांव घर-घर जाकर मेरे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, जनता मेरे साथ है, माताएं बहनें मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने 5 साल विकास के काम किए, धरातल पर काम किया, और इसलिए पूर्ण ये जन समर्थन, माताओं और बहनों का प्यार, नौजवान लोगों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। इस बार टिहरी सीट पर तीनों पूर्व विधायकों के बीच मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए कंट्रोल रूमों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर वहां उपस्थित कार्मिकों से सोशल मीडिया में प्रत्याशियों की ओर से सोशल मीडिया में किए जा रहे प्रचार प्रसार पर नजर रखकर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑनलाइन सुविधा पोर्टल, निर्वाचन कंट्रोल रूम, सी विजिल कंट्रोल रूम 1950 का भी निरीक्षण किया। देश में अब तक 168 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 47,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,27,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल देश में 13,31,000 से ज्यादा रोगियों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.64% हो गई है। कल 2,30,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक राज्यों को 166 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क दिए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों के पास 11 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पौड़ी और नैनीताल जिले में घर घर जाकर बुजुर्ग और दिव्यांगों से डलवाए गए वोट। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। बर्फबारी प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए 72 घंटे पहले रवाना की जाएंगी टीमें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरिद्वार और किच्चा में की सभाएं। 6 और 7 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा तिलों का तेल। यात्रा की तैयारियां शुरू। और बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने बनाया मुद्दा। टिहरी सीट पर प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।